मैं स्वयं विपिन वर्मा उर्फ डेविड, मेरी विधानसभा एटा सदर है जिसका नंबर 104 है। उत्तर प्रदेश विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। देखिए, एटा हमारा आगरा के पास एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और ये ब्रिटिश काल से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। ये सही है, नेशनल हाईवे पर होने के बावजूद भी ये हमारा क्षेत्र पिछड़ा रहा और चूँकि उस दौर में 10 से प्रभावित जो कहते हैं डकैत का क्षेत्र होता है वो होता था, लेकिन वर्तमान पोजीशन हमारी बड़ी सुदृढ़ है और बड़ी सुधरी हुई है। पहले जो था कि विकास पहले ओवरऑल कम ही रहता था, जो सुदूर क्षेत्र होते थे वो विकास से अछूते रह जाते थे, लेकिन आज एटा जो है स्वयं नेशनल हाईवे से जुड़ गया है, बाईपास बना हुआ है, सीवर लाइन उस शहर में भी पड़ी हुई है। इसके अलावा हमारे क्षेत्र को पहले मेडिकल के कामकाज से लोगों को बीमार हो जाते थे तो आगरा, बरेली, अलीगढ़ कहीं और जाना पड़ता था। मेरे क्षेत्र को अब मेडिकल कॉलेज भी मिल गया है जो अब शुरू हो चुका है। इसके अलावा मेरे यहाँ पर इंडस्ट्री तो पहले से हिंदुस्तान लीवर की भी है। वर्तमान में बहुत बड़ा पावर प्लांट भी हमारे क्षेत्र के अंदर लगा हुआ है। अभी वर्तमान में मैं कहूँ तो मेरी खुद की विधानसभा में लगभग 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और आज जो एटा जिसको कभी पिछड़ा कहा जाता था, एटा विकास का पहिया लगा करके आज चर्चित है। और मेरे क्षेत्र की एक खास बात और है, मेरा क्षेत्र कभी दुग्ध के उत्पादन में बड़ा अच्छा माना जाता था। आज एटा के अंदर चकोरी जो कि एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और चकोरी कॉफ़ी के अंदर मिलता है, ये टोटल एक्सपोर्ट होता है और ये लिक्विड पेयजल में भी विदेशों में यूज होता है। तो आज चकोरी के मामले में एटा पूरे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और हम कई बार अपने यूपी का सबसे बड़े एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर का अवार्ड भी हम कई बार ले चुके हैं। इस तरीके से एटा विकसित होता हुआ आगे बढ़ रहा है। देखिए, बहुत अच्छा प्रयास है। मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई कि MIT जो कि एक इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट ने अपने आने वाले समय के लिए पॉलिटिकल सिस्टम में पढ़े लिखे लोगों को जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है उसका भी कोर्स शुरू किया हुआ है। एक अच्छी विजन के साथ उन्होंने एक प्रयास किया है। अभी तक नेशनल लेवल पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के तो गेट टुगेदर होते थे, लेकिन स्टेट्स के जो लेजिस्लेटिव्स हैं, MLA जिन्हें कहते हैं, MLC कहते हैं, लोगों की बैठकें नहीं हो पाती थी। हम लोग अपने अपने स्टेट तक सीमित थे। ये पहला प्रयास जो कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर है। बड़ी प्रसन्नता होती है जब पूरे राष्ट्र के इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी दल से हो, आ रहा है यहाँ पर। और आज यहाँ पर आने के बाद उसके अंदर मैं समझता हूँ जो क्षेत्रवाद की भावना होती थी विधायकों में, उसका भी मैं समझता हूँ उनके अंदर भी एक देश का भाव आएगा। तो जो पहले हम छोटी छोटी बातों पर विधानसभा में, छोटी बात भाषा को लेकर के, ट्रेडिशन को लेकर के या क्षेत्रवाद को लेकर के अन्य रूपों में जो चर्चा करते थे, उसका मुझे लगता है एक नेशनल हित में भी एक अच्छा प्रयास होगा। और आज यहाँ जो गेट टुगेदर है तो सभी प्रदेशों के जो लेजिस्लेटिव्स हैं तो इनकी व्यापक सोच भी बढ़ेगी और एक दूसरे से सीखने का मौका, अच्छी राजनीतिक प्रैक्टिसेस हैं उनको सीखने का मौका। और जो नेशनल एजेंडा कहते हैं कि विविधता का देश इंडिया है, तो उसमें सभी प्रदेशों के लोग जब मिलेंगे यहाँ पर तो एक दूसरे की ट्रेडिशंस को समझने का मौका, तो इसको मैं समझता हूँ नेशनल भाव भी पैदा होगा, राष्ट्रवाद पैदा होगा। ये बहुत अच्छा प्रयास है। मैं मिस्टर राहुल जी पूरी टीम को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस काम के लिए और मैं कहता हूँ कि ऐसा विजन जो उन्होंने सोचा है उनके लिए बहुत बहुत बधाई है। देखिए, मैं स्वयं सैनिक स्कूल से पढ़ा हूँ, उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ। मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ करके फिर स्वदेशी जागरण मंच में मैंने काफ़ी सालों तक काम किया और काम करते करते चूँकि मैं खुद पॉलिटिकल परिवार से भी आता हूँ, मेरे पिताजी और मेरे भाई लगभग 10 बार विधायक रह चुके थे, 2 बार मैंने विधायकी की है। वो मुझे अनुभव रहा है कि एक पॉलिटिकल जीवन केवल लोगों को निगाह में लगता है कई बार आसान होता है,
लेकिन इस पॉलिटिकल जीवन को लगातार बरकरार रखने के लिए आपको एक आदर्श प्रस्तुत करना पड़ता है, और कोई भी पॉलिटिक्स में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका कोई आदर्श ना हो। और मैंने आपने देखा था कि मैं जब यहाँ पर काफ़ी घूमने के बाद मैं ये देख रहा था कल से कि मैं जब अपना एक इंटरव्यू आपको रिकॉर्ड कराऊँ तो मेरे साथ मेरा आदर्श हो, तो आप समझ सकते हैं कि मैं जब बैठा हूँ इस जगह तो अटल जी जिनको मैंने सुना भी है बचपन में, उनको कार्य करते देखा है और उनकी कार्यशैली को हम सब लोग बड़ा प्रभावित हैं। उस सिस्टम के हम अंग हैं जिसके भाव में राष्ट्र पहले है, पार्टी बाद में है, व्यक्ति सबसे बाद में है। उसी सिस्टम के तहत हम लोग राजनीति में हैं। राजनीति में कई लोग अलग अलग तरीके से आते हैं। हमारा राजनीतिक सेवा भाव है। राजनीति में कई बार हम लोग सोचते हैं कि राजनीति में वो लोग आते हैं जो कुछ नहीं कर पाते हैं। इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि सभी व्यूअर्स से कि भुला देना चाहिए। आज राजनीति में वो लोग आना चाहते हैं जो कुछ करना चाहते हैं, और आज राजनीति के अंदर रिटायर्ड जनरल भी अपनी आर्मी से सेवा देने के बाद वो यहाँ पर आकर के सेवा देते हैं राजनीति में आके। IAS IPS भी, IRS भी, डॉक्टर्स भी, इंजीनियर्स भी। इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग जिनको लोग कहते हैं कि मैं ये बनना चाहता हूँ, वो सब लिए कहीं ना कहीं अपना रिटायरमेंट लेते हैं जल्दी, कोई रिटायरमेंट के बाद, कोई अर्ली रिटायरमेंट के बाद इस राजनीति में आते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीति वो फील्ड है जिससे आप एक विज़न पैदा कर सकते हैं, जिससे आप देश की दिशा तय कर सकते हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ आपको राजनीति के बारे में कि राजनीतिक लोगों की सोच का एक परिणाम देखिए। यही इंडिया था। इस इंडिया के अंदर वो सब चीज़ें थी जो अन्य देशों में थी, लेकिन इंडिया कहीं ना कहीं पीछे चल रहा था। एक लीडरशिप चेंज होती है जिसका एक विज़न होता है, इंटरनेशनल विज़न है, उसका देश का विज़न है, उसका मिलिट्री का विज़न है, उसका एजुकेशन का विज़न है, उसका गांव का विज़न है, उसका डेवलपमेंट का विज़न है। उसका परिणाम होता है कि आज इंडिया 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था में आ जाता है। उसका परिणाम होता है कि आज हम इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर बनने लगते हैं। उसका परिणाम होता है कि पूरे विश्व का नज़रिया बदल जाता है। उसका परिणाम होता है कि जिसको देश को सोचते थे कि कमज़ोर देश है, उससे पीछे चाइना घबराने लगता है। तो एक विज़न चेंज होता है। ये नेतृत्व का कमाल होता है, और मुझे खुशी है कि वर्तमान में नेतृत्व की जो ताकत उभर करके आई है उसको लोगों ने एहसास किया, और यंग पीढ़ी आज नेता बनने की चाहत भी रखती है। और आप देखिए कि कभी एजुकेशन सिस्टम में लोग अफसर बनाने का काम करते थे, आज पॉलिटिकल सिस्टम में नेताओं को भेजने का काम जब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ करने लगी हैं, तो इससे आप सोच सकते हैं कि आज पॉलिटिकल सिस्टम एक सही ट्रैक पर है और सही विज़न के साथ सही स्थिति में आगे बढ़ रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट बता दूं, जब आप राजनीति में आ जाते हैं तो आपका पहली प्रायोरिटी समाज सेवा ही हो जाती है। उसके बाद परिवार आता है। मेरे ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, परिवार में शादियां हो रही हैं, मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं। ऐसे उदाहरण हैं जहां रिश्तेदारियों में शादियां या कोई ज़रूरी प्रोग्राम हो रहा है, मैं नहीं पहुंच पाता हूं। ऐसे भी कई माने हैं कि मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है, वहाँ मेरी पत्नी तो पहुँच रही है लेकिन मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ। बच्चों के स्कूल हैं, हॉस्टल्स हैं, मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, मेरे बच्चे के लिए मेरी पत्नी जा रही है। तो ये मान लीजिएगा ये एक आवश्यक चीज़ है। इस राजनीति में यही चीज़ भिन्नता कर देती है हर चीज़ से। एक अफसर बनना आसान है, उसके परिवार का तालमेल बना करके उसमें रहना बड़ा इजी होता है, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति के लिए परिवार छूट सा जाता है। लेकिन हम लोगों को अपने जो कहते हैं सो कॉल्ड परिवार एक अकेला एक व्यक्ति से तो होता नहीं है, अपने साथ पत्नी भी होती है, तो उसको जिम्मेदारी को समझाना है और समझते हुए उस परिवार को भी आगे चिंता करनी है। और बच्चों से कभी कभी इंटरेक्शन हम लोग कर लेते हैं। आप हंसेंगे, कई बार होता क्या है, मेरे बच्चे जब हॉस्टल से आते हैं और मैं लेट आवर्स में आता हूँ, वो सो जाते हैं, फिर मैं सुबह उठता हूँ तो फिर मेरे यहाँ पब्लिक आ जाती है, तो बच्चे क्या करते हैं, सो जाते हैं, और जब मैं आता हूँ तो दोबारा उठते हैं और मुझे और एक घंटा एक्स्ट्रा जगा करके मेरे साथ वार्तालाप करते हैं, तब वो मुझसे मिल पाते हैं। ये कट सत्य है, ये सच्चाई है। और राजनीति में तो मैं फिर कहता हूँ कि राजनीति वास्तव में सेवा भाव है। लोग सोचते हैं उंगली उठाना बहुत आसान है राजनीतिक लोगों पर। मैंने हमेशा कहा है, मीडिया से भी कहता हूँ, मैं जनरल पब्लिक से भी कहता हूँ, मैंने अपने क्षेत्र में भी कहा है कि मेरे साथ क्षेत्र का एक युवा लड़का प्रतिदिन एक मेरे पास भेजिए। मैं इसलिए कहता हूँ कि उनका विधायक क्या कर रहा है। भाई एक व्यक्ति मेरे यहाँ आएगा, मेरे साथ रहेगा पूरे दिन, तो वो देखेगा विधायक कैसे खाना खा पाता है, कितने बजे कहाँ पहुँचता है, क्या क्या काम करता है, रात में कितने बजे सोता है। तो पब्लिक को भी अंदाज रहेगा कि मेरा विधायक की दिनचर्या क्या है। और मैं मीडिया से भी कहता हूँ कि हमेशा पत्रकार
भाई से कहता हूँ किसी भी दिन एक दिन अकस्मात आ जाओ, कह दो आज विधायक जी आपके साथ रहना है, और वो जब रहेंगे तो उन्हें दिनचर्या पता लग जाएगी। तो जिसका जीवन जैसा है उसका अनुभव करना है, तो या तो उसके साथ रहिए, उस जीवन में व्यवस्था के साथ आइए, तभी आप समझ सकते हैं। क्योंकि ये क्षेत्र बड़ा चैलेंजिंग भी है, विविधता भी है इसमें, मतलब लोगों की आशाएं बहुत हैं। अब आप सोचिए, एक डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, वो एक चीज़ डील करता है, ऐसे अनेकों डिपार्टमेंट होते हैं और पूरी पब्लिक की समस्याएं हर डिपार्टमेंट की होती हैं और वो आप तक आती हैं। उनकी पारिवारिक समस्या होती है वो भी आप तक आती हैं, उनकी व्यक्तिगत समस्या होती है वो भी आप तक आती हैं। कोई ऐसी समस्या नहीं है जो विधायक से अछूती हो, हर समस्या को लेकर वो मेरे अपने पास आता है। तो आप सोच सकते हो कि आपके यहाँ 100 आदमी बैठे हुए हैं, एक ने समस्या बिजली विभाग की बताई, एक ने समस्या अपने खेत की बताई, एक ने समस्या अपने पटवारी की बताई, एक ने समस्या अपने पड़ोसी की बताई, एक ने पुलिस की बताई। तो ऐसे विविधता में चेंज होता जाता है। तो आपको हर व्यक्ति के साथ बात करते समय उसके विषय में ही जाना पड़ता है, उसके विषय को ही डील करना पड़ता है। आपका मूड कोई सा हो, आपका मूवमेंट कोई सा हो, लेकिन हमको जब बात करती हैं तो पब्लिक के मूड के हिसाब से हमको बात करनी पड़ती है। तो हम लोग बहुत चैलेंज के रूप में सभी समस्याओं को समाधान करते हैं। मेरा एक बहुत स्पष्ट मत रहा है। हम जब पढ़ने के बाद जब एटा शहर आए और शहर के बाद मुझे गाँव में जाने का मौका मिला, तो जब हम शहर के बाद गाँव में जाते थे, अपना अनुभव व्यक्ति बता रहा हूँ, तो जो बातें हम लोग सोचते थे कि इतने बड़ा देश है, इतनी तरक्की हो रही है, जब गांव में जाते थे तो कच्ची सड़कें, लाइटें नहीं होना, ऐसे अनेकों समस्याएं थी। और एक समस्या और लगती थी कि गांव के लोग कमाते तो गांव में थे, खेती करते थे गांव में, पशुपालन करते थे गांव में, लेकिन बच्चों को पढ़ा नहीं खाते। उनमें से वो माँ बाप में से एक व्यक्ति या पूरे परिवार में से एक व्यक्ति कमरा लेकर के शहर में रहते थे, क्योंकि लाइट भी नहीं आती थी, सुविधाएं नहीं थी, और बच्चों को पढ़ाने के लिए आते थे, और अपना जो खर्च करने की चीज़ें थी वो भी गांव से लाते थे और पैसा भी गांव से कमा के लाते थे। लेकिन वर्तमान में हमारी इच्छा थी कि गांव और शहर के बीच का अंतर मिटना चाहिए। मेरे निरंतर प्रयास है कि देश की इतनी बड़ी आबादी, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग गाँव में रहते हैं, यदि हमने गाँवों में सुविधाएँ नहीं दे पाई, यदि हमने गाँवों के अंदर वो समस्त व्यवस्थाएँ, ज़रूरतमंद चीज़ें गाँवों को देने में चूक गए, तो शहरों पर प्रेशर बढ़ेगा और समस्या पैदा होगी। और मुझे बड़ा खुशी है कि मैं इस पार्टी से हूँ, जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा गाँवों में काम करने की बीड़ा उठाया है। आज मैं ईमानदारी पूर्वक कह रहा हूँ कि जो मैं सोचता था कि गाँव का जीवन अच्छा है और गाँव के लोगों को सुविधा युक्त करते हुए उनको गाँवों में ही सब सुविधाएँ दी जाएँ, मैं इसमें मेरी भी दिली इच्छा थी और मुझे पार्टी की भी दिली इच्छा, मतलब जो है पंडित दीनदयाल जी का सपना अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए काम करना, उसमें हम सफल हो रहे हैं। और मैं निरंतर देख रहा हूँ, आप कभी जाइएगा, मौका लगेगा, वर्तमान पोजीशन में गांव और शहर में अंतर कम हो रहा है, लाइट पहुंच रही है, कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, उनके यहाँ भी पेयजल की व्यवस्था बढ़िया हुई है। ऐसे करके अनेकों काम हुए जिसको कहते हैं कि गांव आज पूरा विकास गांव की तरफ जा रहा है। तो जब गांव अपने मजबूत होंगे तो देश विकास करेगा और गांवों से पलायन भी रुकेगा और गांवों का स्वस्थ जीवन स्वस्थ रहेगा और अच्छा भी रहेगा और गाँवों में कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसी मेरी सोच है और जो मेरा सपना था उसमें मेरे मोदी जी, मेरी सरकार निरंतर काम कर रही है। उसमें मैं समझता हूँ कि जब वो काम करते हैं तो मेरे लिए, और इतना कहना चाहता हूँ, एक बात कहूँगा, छोटी सी बात है, गाँवों के अंदर रहने वाले बड़े बड़े लोग संवेदनशील नहीं हो पाए, लेकिन मोदी जी जैसे संवेदनशील व्यक्तित्व ने, हमारी पार्टी के नेताओं ने छोटी छोटी चीज़ें, शौचालय जैसी चीज़ों को सोचा और वो घर तक पहुँचाया, कच्चे मकानों को पक्के मकानों में बदला, उनके तक बिजली पहुँचाई। ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग सोचते नहीं थे, वो हमारी सरकारें सोच रही हैं। तो एक संवेदनशील सरकार होना अति आवश्यक है। और राजनीति में कई बार लगता था कुर्ता पजामा, जो पहले बीच का दौर बता रहा हूँ कि जिसको लोग पहनते थे तो नेता कह दो तो नेता गाली होती थी, लेकिन आज ये परिवर्तन हुआ प्रदेश। आज वर्तमान में मोदी की जैकेट को पहनने वाले युवा कितने दिख जाएंगे, फैशन है, क्योंकि आज लीडरशिप का विश्वास जगा है। और इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे नेतृत्व पे इतना विश्वास जगा है कि जब पहले इनकम टैक्स फेयर मात्र 2-2.5 करोड़ होते थे, और जब हमारे मोदी जी ने कहा कि आप इनकम टैक्स देना शुरू करिए, सरकारें ईमानदारी से काम करेंगी, आज देखिए आज 9 करोड़ के करीब इनकम टैक्स फेयर हो गए। जब हमारे मोदी जी ने कहा कि LPG गैस सिलेंडर ज़रूरतमंदों के लिए छोड़िए, जो बेल ऑफ हैं वो अपनी सब्सिडी छोड़ें, देखिए लोगों ने प्रेरणा से, क्योंकि लोगों का विश्वास सरकारों से जो उठ गया था पुनः वापस आया है।
और उसका परिणाम है कि लोग सरकार पर विश्वास कर रहे हैं, नेतृत्व पर विश्वास कर रहे हैं, और राजनीति अब वो वाली राजनीति से उभर करके आज एक प्रेरणादायक राजनीति के रूप में आगे आई है। और यही चैलेंजिंग जॉब जो अच्छा है। मैं तो कहता हूँ कि सेवा भाव में मैं इसीलिए पढ़ लिख के बाद भी मैं स्वयं इस रूप में आया हूँ, क्योंकि मुझे भी अब ऐसा लगता था कि अब इसमें कुछ करना चाहिए। और उसकी खुशी है कि मैं एक पार्टी से जुड़ा हूँ, आज सेवा भाव से जुड़ा हूँ और अच्छे काम कर रहा हूँ। देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। मैं एक बात से बात करूँगा आपको। वर्तमान पोजीशन में आपको समझना होगा कि आज मास मीडिया के माध्यम से इतनी टेक्नोलॉजी आई है, इतनी अवेयरनेस आने के बावजूद भी मैं आपको कट सत्य बता रहा हूँ कि हम इतने अवेयर हुए हैं, टेक्नोलॉजी से जागरूक हुए हैं और आज मीडिया बड़ी सशक्त हुई है। लेकिन अब छोटा सा एक पहलू मैं कहना चाहता हूँ जिसको युवाओं को सोचना होगा कि हम जब मजबूत हो रहे हैं तो विदेशी ताकतें हमको कमज़ोर करना चाहती हैं, और कमज़ोर करने के लिए वो बाहरी शक्तियों के अलावा भीतरी शक्तियाँ भी काम करती हैं। युवाओं को एक बात सोचनी होगी, चाहे वो आज कैंपस हो, एजुकेशन कैंपस हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट्स हो, सब में बड़ा जागरूक रहना पड़ेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो पहले CAB नाम से था, बिल जो आया था। CAA अमेंडमेंट एक्ट ऐसा है जो किसी भी भारत में रहने वाले व्यक्ति की नागरिकता को कोई विषय इसमें है ही नहीं। ये विदेश में रहने वाले लोग जो पीड़ित थे उनको यहाँ नागरिकता देने का विषय था। लेकिन इस विषय को लेकर के पूरे भारत के अंदर JNU जैसे कैंपस में, और आप समझे जामिया जैसे कैंपस में, पढ़े लिखे लोगों के बीच में, और दिल्ली जैसी हमारी जो कैपिटल है वहाँ पर धरना प्रदर्शन महीनों तक चलता है। आप ताज्जुब कर सकते हैं, जिस विषय का किसी उस सब्जेक्ट से लेना देना ना हो और गुमराह करने का काम हो, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा कुचर्क चल रहा होगा। मैं यही बात कहना चाहता हूँ युवाओं से कि आप पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, लेकिन जागरूकता अपने तक ना रखें। इन विषयों को लेकर के जिन विषयों पर है, सोशल मीडिया है, आप इन विषयों को पढ़िए, पढ़ने के बाद उस विषयों को सही तरीके से रखिए युवाओं के बीच में, जिससे अफवाह फैलाने वाला गैंग सबसे खतरनाक गैंग होता है। और आज देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इससे ही बचने की है। छोटी सी घटना को बड़ा चढ़ा के बताना, उनमें गुमराह करने का प्रयास करना, अलग अलग एंगलों को डालना, इस तरीके से एक माहौल को बिगाड़ने का जो कुचर्क होता है, देश की तरक्की को बाधित करने का होता है, उसको रोकने का काम युवाओं का बहुत है। मैं युवाओं से बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपकी एजुकेशन सिर्फ किताबी ना हो, प्रैक्टिकल हो और जागरूकतापूर्ण हो और सजग हो और सरल भी हो। और इतना कहना चाहूँगा कि युवाओं के लिए कि जिस देश के लिए हम लोग जब पढ़ते थे तो सोचते थे कहाँ नौकरी है, आज मैं कहना चाहता हूँ, खुशी की बात है कि पहले लोग पढ़ लिख करके अमेरिका जाने की, ऑस्ट्रेलिया जाने की और इंग्लैंड में जाने की सोचते थे। वर्तमान पोजीशन में नेतृत्व ने इतना बढ़िया काम किया, खुला चैलेंज है कि आज आप इंडिया के अंदर काम कर सकते हैं, इंडिया के अंदर तरक्की कर सकते हैं, इंडिया को विश्व गुरु बना सकते हैं, इंडिया को प्रथम देश की तरफ ले जा सकते हैं। ऐसा मौका मिला हुआ है और राजनीति में भी आ सकते हैं। खुला फील्ड है, जागरूकता है। तो युवाओं को इतना ही कहूँगा, देश को प्रथम दृष्टि में रखते हुए, जागरूक होते हुए देश को आगे बढ़ाएं और सोशल प्लेटफॉर्म का सही उपयोग करके आगे बढ़ें, क्योंकि सोशल मीडिया दो तरीके से काम कर रहा है, एक अच्छा और एक बुरा। बुरी चीज़ जल्दी फैलती है, अच्छी चीज़ धीमे फैलती है। तो मैं चाहता हूं कि जितने सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपने विषय को चुनें, अपनी बात को रखें, उसको सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल भी करें, अपनी मजबूती से बात करें। मैं तो कहूँगा कि आप लोग जो मास मीडिया वगैरह में हैं, उन लोगों को विषय चुनना चाहिए, उस पर डिस्कशन करना चाहिए, उनको वायरल करना चाहिए। और ख़ास तौर से ऐसे विषय जिन विषयों को गुमराह हुआ है, वो हमारा यूनिवर्सिटीज़ का माहौल बिगड़ा है, ऐसे करके आप लोग बात रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, देश के लिए भी, आपके लिए भी, हम सब जनता के लिए भी।